हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल प्रीपेड बैंकर्स। आज हम लोग सीआईबी के बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो है जीआईबी की तरह ही सीआईबी में भी 3 बुक्स हैं और पहला बुक है एडवांस बैंक मैनेजमेंट, जिसे हम एबीएम के नाम से जानते हैं। सेकंड बुक आता है बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसे हम बीएफएम कहते हैं। और थर्ड इलेक्टिव है। इलेक्टिव में डिफरेंट सब्जेक्ट है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स या फिर अपना कॉरपोरेट बैंकिंग या फिर रिस्क मैनेजमेंट तो और रिटेल बैंकिंग। तो हम लोग जो कवर करेंगे वो होगा रिटेल बैंकिंग। सो आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो बुक है एबीएम, जो अपना एडवांस बैंक मैनेजमेंट है। इससे हम लोग शुरुआत करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द मतलब इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कि कितना मॉड्यूल पढ़ना है और कितने इसका कवरेज जो है, मार्क्स कितने आते हैं किस मॉड्यूल से। तो फर्स्ट है इकोनॉमिक एनालिसिस। ये जो है थियरेटिकल पार्ट है और इससे कम 20 से 22 या 20 से 25 नंबर इस मॉड्यूल से सिर्फ आ जाता है। सेकेंड कवर करता है बिजनेस मैथमेटिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा ये 4 मॉड्यूल है, चारों में से सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है कवर करता है बिजनेस मैथमेटिक्स। और ये कवर करता है 25 to 28 या 25 से 30 नंबर आप बोल लीजिए कि सिर्फ इस मॉड्यूल से आता है। ये टोटली जो है अपना मैथमेटिक्स है, मतलब न्यूमेरिकल्स इसमें ज़्यादा आपको मिलेंगे बनाने के लिए। थर्ड अपना आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये भी थियोरेटिकल पार्ट है और इसमें से भी 20 से 22 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल सी, ये दोनों में से जो है 20 से 22 नंबर के क्वेश्चन लगभग आते हैं। मॉड्यूल डी की बात करेंगे तो क्रेडिट मैनेजमेंट, नाम से ही पता चलता है क्रेडिट मतलब क्रेडिट लोन वगैरह देना, असेट के बारे में। तो इससे कम से कम 25 से 26 नंबर के क्वेश्चन ये मॉड्यूल से आ जाते हैं। मतलब बी से सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर डी से पूछे जाते हैं। ए और सी को इक्वल मतलब आप इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, इक्वल वेटेज, कि इसके मार्क्स जो है अप्रॉक्स सेम ही होते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं मॉड्यूल ए से। मॉड्यूल ए में जो है इकोनॉमिक एनालिसिस, इसके 11 यूनिट्स हैं। एंड हम लोग सबसे पहला जो यूनिट है जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, इससे शुरू करेंगे। देखिए मैंने तो स्टार्टिंग में आपको बताया कि इससे 2 नंबर के क्वेश्चन जो है मोस्टली पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है कि किस चैप्टर से बताया है। अप्रॉक्स ये जो है ना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए, उसके बेस पे मार्किंग किया गया है कि कौन से चैप्टर से कितना आता है और इस मॉड्यूल से कितना आता है। बट ये वैरी कर सकता है डिपेंड अपॉन द एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर का। तो ये इसमें से लगभग 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बट पिछला जो सीआईबी हुआ था, तो सीआईबी के एग्ज़ाम में सिर्फ ये फर्स्ट यूनिट से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। सो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बोल लेंगे। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। तो हम सबको मालूम है कि इकोनॉमिक्स को हिंदी में हम अर्थशास्त्र कहते हैं। सो यहाँ पे मेंशन है कि इकोनॉमिक्स डील्स विथ प्रोडक्शन, एलोकेशन एंड यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक्स एक तरह की स्टडी है जहाँ पर डिसीज़न लिया जाता है कि कोई भी गुड्स कितना प्रोड्यूस करना है एंड कहाँ पर अलोकेट करना है। मतलब कि कोई भी गुड्स कितना प्रोड्यूस करना है, मतलब कितना बनाना है या मैन्युफैक्चर करना है, और उसे कहाँ पर अलोकेट करना है, और उस गुड्स एंड सर्विसेज का यूज जो है वो कैसे करना है, ताकि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल को, यहाँ पे देखिए लिखा है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल्स के नीड को पूरा किया जा सके। ठीक है, तो ये जो है इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन आ जाता है। अभी हम लोग अगर एग्जांपल से समझे, अपने घर का एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज अपना मम्मी ने खाना बनाया, तो उनको मालूम है कि कितना खाना बनाना है, प्रोडक्शन अलोकेट मतलब किसके थाली में कितना परोसना है। बड़ा है तो उसको 4 चपाती देना है, छोटा है उसको 1 चपाती देना है, एंड उसको कितने मतलब अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि घर में सब किसी के नीड पूरा हो सके, मतलब सब किसी का पेट भर सके, ऐसे खाना को एलोकेट किया जाए। तो यही चीज़ें हैं, बट ये कंट्री लेवल का है, तो इसको आप लोग अपने घर के हिसाब से समझेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, सो प्रोडक्शन कितना करना है मतलब बनाना कितना है, अलोकेट कितना करना है मतलब किसके थाली में कितना परोसना है, एंड उस मतलब गुड्स मतलब खाने को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सबको जो है ग्रेटेस्ट सब मतलब घर में जितने भी मेंबर्स हैं सबके पेट भरे जा सके। सो ये डेफिनेशन यही बोलता है। फिर अगर हम लोग सेकेंड देखें
यहाँ पे इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स साइंस है, ये आर्ट्स नहीं है, ये साइंस है। तो इकोनॉमिक क्या, किस चीज़ का साइंस, किस चीज़ का स्टडी है, ये अगर साइंस है तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन इंड्स एंड स्कैर्स। मीन्स अगर हम ये डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे इसका मतलब है कि इकोनॉमिक्स ह्यूमन के बिहेवियर का स्टडी होता है जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है इंड्स और स्केयर्स के बीच में। यहाँ पर इंड्स का मतलब वांट्स होता है, यहाँ पे जो आप देखेंगे इंड्स दिया है और स्केयर्स दिया है, तो इंड्स का मतलब वांट्स होता है, मीन्स हमारी इच्छाएं। हमारे वांट्स मतलब डिमांड, हमारी इच्छाएं, और उस वांट्स को, उस डिमांड को पूरा करने के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज के बीच की स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, अगर ये डेफिनेशन हम पढ़े तो। उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड दिया है स्कैरसिटी। तो स्कैरसिटी मीन्स द अवेलेबल रिसोर्सेज आर इनसफिशिएंट टू सेटिस्फाई ऑल वांट्स एंड नीड। तो स्कैरसिटी का मतलब आप सब जानते हैं, हिंदी में स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी या अभाव। मतलब लोगों के डिमांड ज़्यादा है और उन डिमांड को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड है। यहाँ स्कैरसिटी के कारण लोगों के कोई ना कोई वांट्स रह जाते हैं जो सेटिस्फाई नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो वांट्स तो अभी इच्छाएँ तो अनलिमिटेड है, तो उसको सेटिस्फाई करना मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज से पॉसिबल नहीं है, इसके लिए सारी की सारी इच्छाएँ पूरी नहीं होती हैं। यहाँ पे आपको एक और वर्ड देखने को मिलेगा कि स्कैर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज। अब सपोज यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हमने खाने का एग्जांपल लिया, तो खाना का एग्जांपल लिया तो उसी से देख लेते हैं कि सपोज कि मटर पनीर बनाना है घर में और ग्रीन पीज मार्केट में बहुत महंगा है या नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास जो ग्रीन पीस रहता है सूखा हुआ, उसको हम लोग रात को भिगो सकते हैं और सुबह में मतलब अल्टरनेट यूज से मैं बता रही हूँ कि अगर मटर पनीर ही बनाना है तो मटर का यूज जो है वो हम लोग ग्रीन पीस नहीं मिल रहा है तो हम लोग जो अपना सूखा हुआ रहता है उसको भिगो के और उस मटर का यूज कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं रिसोर्सेज का। ये हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग रॉबिन्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। फिर यहाँ पे एक वर्ड है कि इन द एब्सेंस ऑफ स्कैरसिटी एंड अल्टरनेटिव यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज देयर इज नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है? मतलब अगर हमें किसी चीज़ का अभाव न हो और हम हर वांट्स के लिए अल्टरनेटिव रिसोर्सेज का यूज़ कर ले तो किसी प्रकार का इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। तो उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू एक्नॉलेज द रियलिटी ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी के रियलिटी को एक्नॉलेज करना ही इकोनॉमिक्स का एसेंस है, इम्पोर्टेंस है, ताकि पता चले और ये डिसीजन लिया जा सके कि कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है और कहाँ पे उसको अलोकेट करना है, किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए डेफिनेशन है, वेरियस तरीके के डेफिनेशन दिए गए हैं वेरियस इकोनॉमिस्ट के हिसाब से। तो सबसे पहला है एडम स्मिथ का डेफिनेशन। एडम स्मिथ ने जो है उन्होंने वेल्थ डेफिनेशन दिया है। इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वेल्थ को दिया है, वेल्थ को कैसे क्रिएट किया जा सकता है उसके बारे में एडम स्मिथ ने बताया है। तो अगर ये पूरा आप पढ़ेंगे तो एडम स्मिथ के बारे में क्या याद रख सकते हैं वो मैं पॉइंट बाय पॉइंट बता देती हूँ। फर्स्ट ये है कि स्टडी ऑफ वेल्थ के बारे में बताते हैं। सेकेंड ये है कि इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और थर्ड ये है कि इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जो करीब 200-250 साल पहले 1776 में पब्लिश हुई थी। और उसके बाद इनका फोर्थ पॉइंट ये याद रखना है कि वेल्थ डेफिनेशन, इन्होंने जो डेफिनेशन दिया है उसको वेल्थ डेफिनेशन के नाम से जानते हैं। और आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि इनको फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। एडम स्मिथ को माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर भी कहा जाता है। तो 5 पॉइंट हम लोग एडम स्मिथ के बारे में याद रखते हैं जो इन्होंने अपने स्टडी के हिसाब से दिया था। और अभी देखिए थर्ड आ जाता है, सेकेंड आता है मार्शल का डेफिनेशन। तो मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, ये भी एक इकोनॉमिक्स थे, इंग्लिश इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने, जब इसको आप पढ़ेंगे तो इससे आपको ये निचोड़ निकल के आएगा कि इन्होंने जो स्टडी किया था उसका नाम दिया था स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मतलब ये जो है इन्होंने साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बताया था, जो ह्यूमैनिटी और उसके वेलफेयर के लिए इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है। मतलब जो भी पैसे है, वेल्थ है, वो तो काम करेगी वेलफेयर के लिए, और किसके वेलफेयर के लिए? तो ह्यूमन के लिए। पैसे की ज़रूरत ह्यूमन को ही है।
तो वुमेन के वेलफेयर के लिए पैसे कैसे काम करती है, वेल्थ कैसे काम करती है, तो इन्होंने ज़्यादा फोकस किया कि ये मैनकाइंड की स्टडी है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड है। तो फर्स्ट ये ध्यान में रखिए कि इन्होंने बताया स्टडी ऑफ मैनकाइंड होता है इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ ने क्या बताया था कि ये स्टडी ऑफ वेल्थ है। मार्शल ने बताया कि ये स्टडी ऑफ मैनकाइंड है। और एडम स्मिथ के डेफिनेशन को वेल्थ डेफिनेशन कहा जाता है और मार्शल के डेफिनेशन को वेलफेयर डेफिनेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए मार्शल से याद रख सकते हैं कि मार्शल और मैनकाइंड, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। तो और उसके बाद हम लोग थर्ड देख लेते हैं रॉबिन्स के बारे में। यहाँ पे थर्ड एक इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने ये बताया, इनका नाम था लायोनेल रॉबिन्स, और इन्होंने क्या स्टडी बताई कि जो इकोनॉमिक्स है दैट इज़ द स्टडी ऑफ मीन्स एंड एंड्स, मतलब जो मीन्स है एंड एंड, इन दोनों का ही ये स्टडी है। सो यहाँ पे देखिए मीन्स का मतलब हो जाता है रिसोर्सेस, मतलब कि हमारी इच्छाएं जो वांट्स हैं उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस यूज होता है वो मीन्स कहलाता है। और एंड का मतलब हो जाता है वांट्स या इच्छाएं या डिमांड, ये सब बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है लायोनेल रॉबिन्स ने ये कहा कि स्कार्सिटी डेफिनेशन दिया और उन्होंने डिफरेंट एनालिसिस बताए कि मैन हैज़ अनलिमिटेड वंस। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि आप इसमें ये ध्यान रखिए, ये पॉइंट ध्यान में रखिए कि सबसे पहला है कि स्टडी ऑफ एडम स्मिथ ने स्टडी ऑफ वेल्थ डेफिनेशन दिया था, स्टडी ऑफ वेल्थ है। एंड मार्शल ने बोला था कि वेलफेयर डेफिनेशन है। एंड रॉबिन्स ने बताया कि ये स्टडी ऑफ मीन्स, इकोनॉमिक्स है जो है वो स्टडी ऑफ मीन्स एंड एंड है। और इनके डेफिनेशन को स्कार्सिटी का डेफिनेशन का नाम दिया था इन्होंने। तो आप याद करने के लिए देखिए, पढ़ के तो हम लोग सब कुछ पढ़ लेंगे लेकिन एग्ज़ाम में भी याद रहना चाहिए। उसके लिए हम लोग ऐसे एक तरीके से याद रखते हैं कि एडम वेल्थ ले गए, मार्शल वेलफेयर ले गए एंड रॉबिन के पास स्कार्सिटी हो गई। सो ये सिर्फ याद रखने के लिए, बाकी कोई मोटिव नहीं है। तो रॉबिन्स तो ये भी याद रख सकते हैं कि आर और एस, मतलब आर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आर के बाद एस आता है, तो रॉबिन्स के डेफिनेशन को स्कार्सिटी डेफिनेशन कहा जाता है, ठीक है। सो ये पूरा डेफिनेशन पढ़ने के बाद आपको यही पता चलेगा कि ह्यूमन की इच्छाएं, मतलब हमारी जो इच्छाएं होती है वो इनफाइनाइट होती है, अनलिमिटेड होती है। और एक इच्छा सेटिस्फाई होता है तो दूसरा अराइज हो जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है ये डेफिनेशन रॉबिन्स ने दिया था स्कार्सिटी के बारे में कि कितनी भी इच्छाएं पूरी कर दो, कुछ ना कुछ चीज़ों की कमी रह ही जाती है। और इनका जो है रॉबिन्स का डेफिनेशन का एनालिसिस के बेस पे 4 पॉइंट है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है मैन हैज़ अनलिमिटेड वांट, मतलब जो भी पर्सन है उनके अनलिमिटेड वांट्स हैं, मतलब हमारे वांट्स अनलिमिटेड हैं और उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो है जो साधन है, जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। सो यहाँ पे दिया है कि मैन एक्सपीरियंसेस ऑल टाइप ऑफ वांट्स, जैसे कि क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं, खाना हो गया, कपड़ा हो गया, घर हो गया, एजुकेशन हो गया, इंटरटेनमेंट हो गया। तो हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो वांट्स हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो एक सेटिस्फाई होगा और दूसरा अराइज हो जाता है, तो इसलिए कहा गया मैन हैज़ अनलिमिटेड वांट्स। सेकेंड ये कहते हैं कि द मीन्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड। अभी इच्छाएं तो अनंत हैं बट उसको सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। द रिसोर्सेज आर स्केयर इन रिलेशन टू डिमांड, जितनी डिमांड है उसके कंपेयर में रिसोर्सेज की कमी है। सो इसके लिए लिमिटेड होने की वजह से सारे वांट्स जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते। थर्ड ये बोलता है कि रिसोर्सेज आर नॉट ओनली लिमिटेड बट हैव अल्टरनेटिव यूज़। अब ये रिसोर्सेज सिर्फ लिमिटेड नहीं है बट इनके अल्टरनेटिव यूज़ भी है। और यहाँ पे एग्जांपल में आप देखिएगा कि यहाँ पे दिया है कि 50 रुपये हैं अगर आपके पास, तो या तो आप अच्छा एक पेन खरीद सकते हैं या तो मूवी देख सकते हैं। मतलब अभी आप सोचेंगे कि चलो JIB का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो भी मेरे पास अवेलेबल हो गया, तो क्यों ना मैं एक अच्छा सा पेन खरीदूँ और बुक्स लूँ और ये वीडियो देख के और मैं अपना एक नोट्स तैयार कर लूँ ताकि मुझे एग्जामिनेशन में आसान हो जाएगा। तो या तो आप पेन खरीदिए, अदरवाइज बोलेंगे कि चलो आज छुट्टी का दिन है, आज ऑनलाइन एक 50 रुपीज़ का कुछ तो सब्सक्राइब कर लेता हूँ और मूवी देख लेता हूँ, अच्छा सा मूवी आया है। तो ये अपने ऊपर है कि हमारा जो मतलब यूजेस है, अल्टरनेट यूज़ हम क्या कर सकते हैं। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे लिए पेन खरीदना इम्पोर्टेंट है कि हमारे लिए मूवी देखना इम्पोर्टेंट है, वो डिपेंड करता है। सेकेंड ये एग्जाम्पल दिया है
कि अ पीस ऑफ लैंड कैन बी पुट अंडर पैडी एंड शुगर केन और विथ कल्टीवेशन। मतलब एक पीस ऑफ लैंड है, गांव में एक फार्मर के पास, एक किसान के पास एक छोटा सा लैंड है, तो वो या तो धान उगा सकता है, नहीं तो ईख उगा सकता है, नहीं तो गेहूँ उगा सकता है। डिपेंड अपॉन कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, या मतलब अल्टरनेटिव वो क्या यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे है कि 10 रिसोर्सेज अवेलेबल टू पर्सन और टू कम्युनिटी आर नॉट ओनली लिमिटेड बट आर कैपेबल ऑफ। सिर्फ लिमिटेड ही नहीं है, मतलब उस चीज़ों को, अब सपोज हो सकता है कि धान की उसको इतनी ज़रूरत नहीं है, या धान की ज़रूरत है बट उसने सोचा कि धान उगाने से तो इतना पैसा नहीं आएगा, तो चलो शुगर केन उगा लेते हैं कि इसको बेच के जो प्रॉफिट आएगा उससे धान भी खरीद लेंगे। तो अल्टरनेटिव यूज इसी से पता चलता है कि जो आपकी यूज है उस हिसाब से जो है रिसोर्सेज का यूज किया जा सकता है। देन नेक्स्ट है कि मैन हैज़ टू मेक अ चॉइस। अब ये आदमी के ऊपर है, जैसा हमने ये देखा ना कि 50 रुपये में पेन खरीदना है कि मूवी देखना है, तो ये आपके ऊपर है कि आप चॉइस, आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। इसके लिए इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ चॉइस भी कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ साइंस ऑफ चॉइस। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ से नाम से ही पता चल जाएगा। सबसे पहला है यहाँ पे माइक्रो में आई का मतलब, देखिए डेफिनीशन पढ़ के हम लोग सब कुछ पढ़ के जाते हैं बुक्स के, लेकिन हम एक छोटे छोटे ट्रिक से याद नहीं रखेंगे तो याद रखेंगे तो हमारे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इसलिए यहाँ पे जो है आई अगर ध्यान में रखिए तो माइक्रो आई मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पे सोचता है, इंडिविजुअल लेवल के लिए यूज होता है। एंड ए जो है ऑल मतलब ओवरऑल सबके लिए, तो आई है तो इंडिविजुअल, ए है तो ऑल। तो इतना से आप ध्यान रखें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आया तो क्या कहीं कहीं अगर इंडिविजुअल लिखा रहेगा और ऑप्शन में माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखा रहेगा तो आप आंख बंद करके उसको टिक करिए, करेक्ट हो जाएगा। और ऑल रहेगा जैसे कि आपका जीडीपी ग्रोथ या अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे कंट्री लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे ऐसे बात करी जाएगी, ओवरऑल सबको कंसीडर किया जाएगा, तो उस केस में आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फाउंडर है वो एडम स्मिथ हैं, जिनके बारे में ऑलरेडी हमने देखा है कि उन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन नाम का बुक, वो शॉर्ट में द वेल्थ ऑफ नेशन बोलते हैं, और उसी बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको शॉर्ट में द वेल्थ ऑफ नेशन नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने ये बुक लिखा था और उसी में ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में उन्होंने फाउंड करके ये बताया था कि इंडिविजुअल के लिए ये इकोनॉमिक्स जो है इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल एंटिटी, मार्केट, फॉर्म, हाउस होल्ड, ये सब लेवल पे काम करती है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी हाउ हाउस होल्ड एंड फॉर्म मेक डिसीजन टू अलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब इकोनॉमिक्स का आपने डेफिनेशन देख लिया कि क्या होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज को ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल के पास कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि उनके जो वांट्स हैं वो सारे फुलफिल किए जा सके। सो इकोनॉमिक्स का आप पूरा इसमें पढ़ेंगे तो डेफिनेशन वही मिलेगा, लेकिन यही है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो हाउस होल्ड के एंड फॉर्म्स के वो कैसे डिसीजन लेते हैं ताकि लिमिटेड रिसोर्सेज को अलोकेट कर सके। फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो वहाँ पे हमने देखा ना इंडिविजुअल मार्केट बिहेवियर, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइजेज मार्केट बिहेवियर, इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड फॉर्म इन अटेम्प्ट टू अंडरटेक द डिसीजन प्रोसेस ऑफ द फॉर्म एंड हाउस होल्ड। सो नाउ हम लोग देख लेते हैं माइक्रो से हमने ऑलरेडी देखा था कि माइक्रो ए मतलब ओवरऑल। तो इसका जो डेफिनेशन है, इसके जो फाउंडर हैं, सो यहाँ पे देखिए द मेजर ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स विच इज़ कंसर्न विद द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखता है, ऑल देखिए और यहाँ पे ए देखिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिड नॉट एग्जिस्ट इन द मॉडर्न फॉर्म अंटिल 1936 व्हेन जॉन मेनार्ड कीन्स पब्लिश हिज रिवोल्यूशनरी बुक टाइटल जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अभी देखिए यहाँ पे एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन मेनार्ड कीन्स। इन्होंने अपना एक बुक लिखा जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसमें उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डेफिनेशन दिया। और ये डील करता है, यहाँ पे देख लीजिए, ये डील करता है किससे, नेशन लेवल पे डील करता है, इकोनॉमी एज अ होल कंसीडर करता है, जीडीपी की बात करता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करता है, प्राइस इंडाइसेस के बारे में बात करता है। इंडिविजुअल से डील नहीं करता बल्कि ये ओवरऑल कंट्री के इस पे डील करता है।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़। कितने टाइप के इकोनॉमीज़ होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। इसमें देखिए द 3 प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे जो है 3 तरह के प्रॉब्लम्स हैं। अब वो 3 तरह के प्रॉब्लम्स को डिफरेंट तरीके से सोसाइटी ये करती है कि ऑर्गेनाइज करती है कि किस तरह के इकोनॉमी उस कंट्री में है। तो जैसे कि 3 प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहला है कि व्हाट, हाउ एंड हुम। अभी यहाँ पे देखिए सबसे पहला है कि व्हाट कमोडिटी, क्या हमें प्रोड्यूस करना है और कैसे करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, एंड फॉर हुम दे आर प्रोड्यूस, किसके लिए। तो हर एक इकोनॉमीज़ का ये 3 मेजर प्रॉब्लम है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना करना है और कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए व्हाट कमोडिटी आर प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, क्या प्रोड्यूस करना है, कितने क्वांटिटी में करना है, कैसे इसको प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो ये जो तीनों प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन आपको ये 3 डिफरेंट तरह के इकोनॉमीज़ है उसमें मिलेगा। 3 डिफरेंट तरह का इकोनॉमी कौन कौन सा है? मार्केट है, कमांड है एंड मिक्स है। और यहाँ पे देखिए व्हाट आर द डिफरेंट वे दैट ए सोसाइटी कैन आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट, हाउ एंड हुम। डिफरेंट सोसाइटी आर ऑर्गेनाइज थ्रू अल्टरनेटिव इकोनॉमिक सिस्टम। जो डिफरेंट सोसाइटी है वो अल्टरनेटिव इकोनॉमिक सिस्टम को कंसीडर करती है एंड इकोनॉमिक्स स्टडी एंड वेरियस मैकेनिज्म दैट सोसाइटी कैन बी अलोकेट इस स्कैर्स रिसोर्सेज। मतलब अलग अलग तरीके से वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, स्कैर्स रिसोर्सेज को अलोकेट करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो इकोनॉमीज है मार्केट इकोनॉमी, या जिसको हम लोग कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी बोलते हैं। मार्केट इकोनॉमी या कैपिटल, तो इसको हम लोग याद रख सकते हैं कैपिटल मार्केट के नाम से, जैसे मार्केट इकोनॉमी या कैपिटल, या मार्केट में कैपिटल याद रखिए या कैपिटल मार्केट से याद रखिए कि मार्केट इकोनॉमी को और किस नाम से जानते हैं, तो कैपिटल इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो है जो मार्केट इकोनॉमी में है, मार्केट इकोनॉमी में टोटल डिसीजन जो होता है वो मार्केट के ऊपर होता है। मार्केट मतलब प्राइवेट फॉर्म्स के ऊपर टोटल डिसीजन रहता है कि इन विच इंडिविजुअल एंड प्राइवेट फॉर्म मेक द मेजर डिसीजन अबाउट द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। कितना प्रोड्यूस करना है, कितना कंज्यूम करना है और कहाँ पे अलोकेट करना है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सारी चीज़ें प्राइवेट फॉर्म्स ही करती है और यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल नहीं रहता है यहाँ पे। तो इस तरह की कंट्री कौन है? यूनाइटेड स्टेट है। और एक यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने वाला है कि द एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी इन विच गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेस इन इकोनॉमिक डिसीजन इज कॉल्ड। मतलब एकदम एक्सट्रीम केस, मतलब सिर्फ प्राइवेट ही रोल प्ले कर रहे हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ रोल नहीं है, तो एक्सट्रीम केस ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है मार्केट इकोनॉमी। एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी को एक और कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है लेजेस फेयर इकोनॉमी के नाम से। तो ये एक ध्यान में रखिए, ये तो हमेशा पूछ लेता है क्वेश्चन आसानी से। फिर नेक्स्ट है कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी या कमांड इकोनॉमी। अब देखिए सोशल सर्विस कौन करता है? गवर्नमेंट में को ही सोशल सर्विस के लिए दिया जाता है कि चलो अभी बैंकों का ही जब स्टार्टिंग में नेशनलाइजेशन हुआ था तो उसके पहले सारे प्राइवेट बैंक्स थे। तो गवर्नमेंट ने देखा कि अरे लोगों को इससे कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है, सिर्फ ये लोग अपने फ़ायदे के लिए बैंकिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने स्टार्टिंग में 14 बैंकों को नेशनलाइज कर दिया, फर्स्ट ट्रेंच जो था उस समय। तो मतलब मतलब उन्होंने अपने देशवासियों के बारे में, सोशली जो है लोगों के बारे में सोचा। तो ये इससे याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ कि ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी, और सोशलिस्टिक इकोनॉमी को कमांड इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। तो सोशल पे कमांड किसका है? गवर्नमेंट का है। तो इससे याद रखिए, या एससी सुप्रीम कोर्ट से याद रखिए, एससी जो है सुप्रीम कोर्ट, इससे याद रखिए कि सोशलिस्टिक इकोनॉमिक और कमांड इकोनॉमिक। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि इसका नाम सोशलिस्टिक इकोनॉमी का नाम जो है कमांड इकोनॉमी। यहाँ पे गवर्नमेंट ही डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट ही सारी चीज़ें देखती है, करती है। और इसका जो है एग्जाम्पल है वो सोवियत यूनियन या इंग्लैंड है जो है इसका एग्जाम्पल है।
ठीक है, कौन सा कंट्री उसका एग्जांपल है, तो उसका एग्जांपल इंग्लैंड है। थर्ड आ जाता है मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी क्या होता है, दोनों का मिक्स होता है। अपना जो मार्केट है जिसको हम लोग कैपिटल इकोनॉमी भी बोलते हैं, और दूसरा सोशल है जिसको हम लोग कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो वो दोनों का मिक्स जो है, जहाँ पे प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी दोनों मिल के डिसीजन बनाते हैं या दोनों मिल के आके इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, तो उसको मिक्स इकोनॉमी कहा जाता है। और मिक्स इकोनॉमी जो है वो कौन से कंट्री में है, तो वो अपने कंट्री में है, इंडिया में है। ठीक है, तो इससे आप याद रखिए। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चन आंसर है वो देख लेते हैं कि एडम स्मिथ डिफाइन इकोनॉमिक्स। इन्होंने क्या बोला था कि एडम स्मिथ, मैंने बोला ना कि एडम स्मिथ वेल्थ ले गए और दूसरा मार्शल वेलफेयर ले गए, तो तीसरा रॉबिन्स के पास स्कार्सिटी हो गई। और RS से भी याद रख सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कि रॉबिन्स डेफिनेशन को स्कार्सिटी डेफिनेशन भी कहा जाता है। तो सबसे पहला है कि एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को स्टडी ऑफ वेल्थ के नाम दिया था, स्टडी ऑफ वेल्थ बोला था। माइक्रो डील्स विथ, माइक्रो का मतलब A से ओवरऑल ना, तो ग्रॉस GDP, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, प्राइस इंडाइसेस, ये सारे को माइक्रो इकोनॉमी डील करता है। और माइक्रो किसको डील करता है, तो इंडिविजुअल, फॉर्म्स, ऐसे सारी चीज़ों को माइक्रो डील, I से इंडिविजुअल, A से ऑल। नेक्स्ट है हु इज़ कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ हमने पढ़ा था, पहले ही जो पॉइंट देखा था उसमें 4-5 पॉइंट में हमने देखा था कि लास्ट पॉइंट था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर भी एडम स्मिथ को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज़। फिर नेक्स्ट है कि एंड रेफर्स टू, एंड का मतलब क्या होता है, वांट्स होता है ना, हमने कितनी बार डेफिनेशन में पढ़ा कि एंड का मतलब वांट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केट इकोनॉमी इज़ वन। मार्केट इकोनॉमी किसको बोलते हैं, मार्केट मतलब प्राइवेट ना, तो इन विच इंडिविजुअल एंड प्राइवेट फॉर्म मेक द मेजर डिसीजन अबाउट प्रोडक्शन एंड कंजप्शन के बारे में। तो ये इसका एग्जांपल कौन सी कंट्री है मार्केट का, तो USA है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंडिया अपना मिक्स इकोनॉमी है जहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिल के इकोनॉमी डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लेजेस फेयर इकोनॉमी किसको बोलते हैं, तो एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी को, मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट का 1% का भी कुछ रोल नहीं होगा, सारी चीज़ें जो है प्राइवेट प्लेयर ही कर रहे हैं। तो उस केस में प्रोडक्शन, अलोकेशन, कंजम्पशन, सारी चीज़ें जो है वही देख रहे हैं। तो वो एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी को हम लोग लेजेस फेयर इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। और मार्केट इकोनॉमी का एक और नाम क्या है, तो कैपिटल इकोनॉमी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मार्केट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज, तो कैपिटलिस्टिक, आ ही गया वो क्वेश्चन, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, तो इंग्लैंड जो है वो टोटली अपना कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के केस में आ जाता है। अच्छा, सोशलिस्टिक इकोनॉमिक्स के केस में जो एग्जाम्पल मैंने दिया, इंग्लैंड बोला, वहाँ पे सोवियत रूस आएगा। रशिया जो है वहाँ पे जो हमने अभी यहाँ पे देखा था ना, सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड कमांड इकोनॉमी, इसके केस में सोवियत रूस का एग्जाम्पल आ जाएगा। और या कैपिटलिस्टिक के केस में इंग्लैंड का आ जाएगा। अभी इसके अलावा जैसे ये पूरा बुक्स पढ़ने के बाद थोड़े से क्वेश्चन आंसर, इन क्वेश्चन आंसर के अलावा थोड़े से क्वेश्चन आंसर जो है वो निकाला है मैंने, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 है, इसके क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट, इकोनॉमिक्स डील्स विथ प्रोडक्शन, एलोकेशन, यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब बताइए, इतना छोटा चैप्टर से अगर 4 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं तो हमें लाइन बाय लाइन पढ़ना तो जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स डील्स विथ प्रोडक्शन, एलोकेशन, यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इकोनॉमिक्स डील विथ सब, तो ऑल द अबव हो जाएगा। तो नेक्स्ट हो जाता है व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड इट इज़ ए स्टडी ऑफ। इकोनॉमिक्स क्या है और ये किस चीज़ का स्टडी है, तो ये आर्ट्स है क्या, सोशल साइंस है क्या, ये एक साइंस है और ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, ये आर्ट ऑफ चॉइस बोलते हैं या साइंस ऑफ चॉइस बोलते हैं, तो साइंस ऑफ चॉइस बोलते हैं। जो हमने देखा था रॉबिन्स का डेफिनेशन, उसमें लास्ट में जब हमने देखा था कि मैन हैज़ टू मेक चॉइस, तो उस समय देखा था कि ये इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ साइंस ऑफ चॉइस। फिर हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ मीन बाय स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मीनिंग क्या है, स्कार्सिटी का मीनिंग तो यही है ना कि इट मीन्स अवेलेबल रिसोर्सेज आर इनसफिशिएंट टू सेटिस्फाई ऑल नीड्स एंड वांट्स। सारे लोगों के वांट्स और नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो इनसफिशिएंट है। क्यों इनसफिशिएंट है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है
हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी? तो एडम स्मिथ, ये तो फर्स्ट में ही था, ये तो इतनी बार बोल दिया कि याद हो गया। नेक्स्ट है मीन्स रेफर्स टू। मीन्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेस होता है। और एंड्स का मतलब क्या होता है? एंड्स का मतलब वांट्स होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हम लोग जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 2, दैट इज़ सप्लाई एंड डिमांड। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।